तो स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और भारत के बेटे का दूसरा भाग शुरू करते हैं। यहाँ तक की कहानी पहले भाग में ख़त्म कर चुके हैं। चलिए, द्वार खोलकर वे दोनों राम रहीम की ओर बढ़े। हटो दोनों अलग अलग, दोनों अलग वरना हटो दोनों अलग, वरना अब हमारे हाथों पिटोगे। तभी तड़ाक, आह, ओह बेटा, यह सब ड्रामा तो हम केवल तुम दोनों से ही निपटने के लिए कर रहे थे। बस यह लात खाओ और बेहोश हो जाओ। खटाक, ओह मरा। फटाक आई। अगले ही पल दोनों पहरेदार फर्श पर बेहोश पड़े थे। गनीमत है कि यह जायदा चीखे चिल्लाए नहीं, वरना सब गड़बड़ हो जाता। चलो अब यहाँ से निकल चले। हाँ चलो। फिर दोनों कोठरी से निकलकर उनकी गनें उठाए एक तरफ दौड़ पड़े। संयोगवश उस तरफ कोई आदमी नहीं था। दौड़ते दौड़ते अचानक राम ने रहीम को एक तरफ आड़ास से खींचा। रुको रहीम, क्या हुआ? वह देखो, बिजली का जनरेटर। शायद यही उनका पावर स्टेशन है और यहीं से पूरे अड्डे को बिजली सप्लाई की जाती है। समझ गया, तुम चाहते हो कि इसे नष्ट कर इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक समझे। इससे यहाँ इनमें बौखलाहट फैलेगी, वहाँ से हमें अंधकार और इनकी बौखलाहट से फायदा पहुँचेगा। लेकिन वह पहरेदार, अरे गुल्ले अरे गुलेल, उनकी तुम चिंता मत करो भैया, मेरे पास बेआवाज अस्त्र भी हैं। देखो मैं कितना आसानी से उसे लंबा करता हूँ। गुलेल निकालकर रहीम ने उनमें एक कांच फिट किया, फिर पहरेदार सैनिक पर निशाना साधने लगा। वाह गुलेल, साथ लाकर तुमने वास्तव में अक्लमंदी का काम किया है रहीम। अगले पल, ओह, पहरेदार के धरती पर लुढ़कते ही राम रहीम दौड़कर वहां पहुंच गए और गनों के कुंदे से मशीन और जनरेटर को तोड़ने फोड़ने लगे। तड़ाक खटाक। अचानक ही जब बिजली गुल हुई, कहीं पावर स्टेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? जाओ देखो, कोई खराबी आई हो तो जल्दी मैकेनिक से ठीक कराओ। ओके मिस्टर कॉमरेड। उधर राम रहीम पावर स्टेशन को पूरी तरह नष्ट करने के पश्चात अंधकार का लाभ उठाते हुए तेजी से एक तरफ बढ़े जा रहे थे कि साहस, सावधान, ठक ठक ठक, सावधान रहीम, कुछ लोग इस ओर आ रहे हैं। हाँ चलो इस कोठरी में दुबकें। और दोनों लपक कर उस कोठरी के भीतर पहुंच गए। शीघ्र ही कुछ सैनिकों के साए उनके सामने से होकर आगे निकलते चले गए। मेरे विचार से वे पावर स्टेशन को ही चेक करने गए हैं। मेरा भी यही विचार है, लेकिन हमें समय नष्ट ना कर डैडी को खोजना चाहिए। ठीक है चलो। उधर जब सैनिक अपने पावर स्टेशन के निकट पहुंचे तो अरे, जनरेटर आदि तो सब टूटे फूटे हैं। ओए यह देखो, पहरेदार भी बेहोश पड़ा है। जिंदा है, लेकिन कौन कर सकता है यह सब? कहीं यह काम उन दोनों कैदी छोकरों का तो नहीं है? परंतु वे दोनों तो कोठरी नंबर 5 में बंद हैं और उन पर 2 व्यक्ति निगरानी भी रखे हुए हैं। फिर भी पहले हमें उन्हें चेक करना चाहिए, बाकी फिर सोचेंगे। ठीक है चलो। उनके जाने के बाद बाकी भी कोठरी से निकलकर एक तरफ दौड़ पड़े। ध्यान रहे, उस छोकरे को जिंदा ही पकड़ने की कोशिश करनी है, वरना कॉमरेड की सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए। शीघ्र ही खतरे का सायरन बज उठा। पी पी पी। ओह, लगता है हमारे भागने की खबर उन्हें लग चुकी है। उधर खतरे का सायरन बजते ही पूरे अड्डे में खलबली सी मच गई। कोई खतरा मालूम पड़ता है, अपने हथियार संभाल लो जल्दी। उधर अब क्या करें भैया, पता नहीं अंकल कहाँ होंगे। कहीं हिम्मत खोने से काम नहीं चलेगा रहीम। डैडी का पता लगाने के लिए हमें यहाँ के किसी आदमी को काबू करना चाहिए। लेकिन अभी रहीम ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि एक तरफ से दौड़ते कदमों के आहट सुनकर खामोश हो गया। वे इधर ही आ रहे हैं। किसी एक को जिंदा पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्थिति अनुसार आओ आड़ में चलते हैं। ठीक है। उधर खतरे का सायरन के बजने के साथ साथ जब कॉमरेड तुंग को राम रहीम के कोठरी से भाग निकलने की खबर लगी, हरामजादों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और उन्हें हर कीमत पर जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, वरना एक एक को जली भट्टी में भुनवा दूंगा।
जब सभी सैनिक कमरे से बाहर निकल गए तो कमबख्त यहाँ भी अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, वे अपने बाप तक अवश्य पहुंचने की चेष्टा करेंगे। अब वहीं पहुंचकर मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उधर राम रहीम के उस आड़ तक पहुंचने से पूर्व ही उस तरफ आते सैनिकों की दृष्टि उन पर पड़ गई। वे रहें, रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। अब सोचने समझने का कोई मौका ना था। दोनों बिजली की सी फुर्ती के साथ पलटे और एक भी जिंदा नहीं बचे। रहीम तर 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 रट रट आई उफ। और जब दोनों ने फायरिंग बंद की तो यह सब तो निपट गए, लेकिन फायरिंग की आवाज़ सुनकर अन्य सैनिक भी यहाँ पहुँचते ही होंगे। उस तरफ चलते हैं, जो जो होगा देखा जाएगा। राम रहीम का विचार ठीक ही था। फायरिंग की आवाज़ ने उन्हें तलाश करते सैनिकों को भी चौंका दिया। और फायरिंग की आवाज़ बारूद खाने की ओर से आई है। शायद वे छोकरे उसी तरफ हैं, चलो जल्दी। उधर राम रहीम तेजी के साथ एक दूसरी गली में बढ़ चले जा रहे थे कि तभी एक बार फिर वे एक एक तरफ से आते भारी कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक उठे। और फिर कुछ सैनिक इसी ओर आ रहे हैं मालूम पड़ता है। राम भैया वो देखो, शायद कोई बड़ी कोठरी है, क्यों ना वहीं से इनसे मोर्चा लिया जाए। हाँ, इसके सिवा फिलहाल कोई चारा नहीं है, चलो। और दोनों शीघ्रता से उस कोठी के भीतर प्रविष्ट हो गए। शुक्र है यहाँ भी कोई नहीं है। शायद ये यहाँ के पहरेदार भी हमें ढूंढने में ही कहीं जुटे होंगे। लेकिन अब खामोश रहो, वे निकट आ पहुँचे हैं। जूते की आवाज़ ठीक उस कोठी के सामने आकर रुक गई। राम रहीम ने अपनी सांसें तक रोक ली। तभी एक भारी आवाज़ उनके कानों में पड़ी। तुम लोग उस तरफ देखो और तुम उस तरफ, मैं इधर देखता हूँ। तुरंत ही कुछ कदमों की आहट दूर होती चली गई। लगता है सभी यहाँ से हट गए। आओ बाहर निकलें। ठहरो, मेरे विचार से एक अभी बाहर है, थोड़ा इंतजार करो। राम ने तुरंत रहीम को पीछे की ओर खींचते हुए कहा था, परंतु यही गड़बड़ हुई। राम ने रहीम को जैसे ही पीछे की ओर खींचा, रहीम किसी वस्तु से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। कड़ाक। उफ। तुरंत बाहर से आवाज आई, कौन है भीतर? ओह, हो गई गड़बड़, जल्दी उठो रहीम। लेकिन इससे पहले कि रहीम उठकर खड़ा हो पाता, बाहर खड़े सैनिक ने भीतर प्रवेश किया। ओह, तो तुम दोनों यहाँ छिपे हो? परंतु इससे पहले कि वह सैनिक अपनी गन का इस्तेमाल कर पाता, राम ने बिजली की सी तेजी के साथ उसके ऊपर छलांग लगा दी। तड़ाक। उफ। वे मारा, शाबाश। सैनिक उछलकर वहां रखी लकड़ियों की पेटी पर जा गिरा। फिर इससे पहले कि वह संभल पाता, खबरदार, अब हिलने की भी कोशिश मत करना, वरना वरना भारत के बेटे दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं खाएंगे। बेचारा सैनिक भय से थूक सटकने लगा। घबराओ नहीं, अगर तुम हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर दे दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। मैं तैयार हूँ, पूछो क्या पूछना चाहते हो। कर्नल राघव को कहाँ रखा गया है और यहाँ का बारूद खाना कहाँ पर बनाया गया है? बारूद खाना यही है और कर्नल को यहाँ से 2 गलियां छोड़कर 13 नंबर टॉर्चर वाली कोठरी में रखा गया है। गुड। रहीम, जरा इस पेटी को खोलो, शायद अपने मतलब का बारूद मिल जाए। अभी लो भैया। आनन फानन में रहीम ने कई पेटियां खोल डाली। अंतिम 2 पेटियां खोलते ही वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। वे मारा, हैंड ग्रेनेड और टाइम बम। तब तो बन गया काम। 10-12 टाइम बम व कुछ हैंड ग्रेनेड निकाल लो। टाइम बम में आधा घंटे का समय सेट कर दो, ताकि बस तुम्हारी योजना मैं समझ गया भैया। गुड, तो शुरू हो जाओ। उधर कॉमरेड तुम कर्नल राघव के सामने खड़ा गुर्रा रहा था। वे दोनों छोकरे कोठरी से निकल भागे हैं कर्नल, परंतु मुझे विश्वास है कि कुछ देर बाद ही वे यहाँ आ होंगे, लेकिन सीधे नहीं, बल्कि इस भट्ठी के ऊपर छत से उल्टे लटकते हुए। परंतु मुझे विश्वास है कि तुम उस समय तक दम तोड़ चुके होगे। कमीने, खामोश बेवकूफ इंसान। परंतु इससे पहले कि तुम अपना वाक्य पूरा कर पाता, बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। बड़ाम। ओह, यह धमाका कैसा? खड़े क्यों हो मुसूरो, जाकर देखो। हड़बड़ाते सैनिक बाहर निकले, परंतु इससे पहले कि वे धमाके का कारण जान पाते, एक तरफ से गोलियों की बौछार आई। तर 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 आई उफ, हाय। गोलियों की बौछार करने वाले राम रहीम थे। नहीं, तुम मरो। नहीं, मुझे मत मारो। सब खत्म हो गए, केवल यही हमारा कैदी बचा है। मेरे विचार से हमें इसे भी
तुरंत खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी यह अपना काम पूरा कर चुका है। नहीं, मुझे मत मारो। परंतु तब तक राम के हाथ हरकत में आ चुके थे। तड़ाक! ओह! गन के एक ही वार से वह सैनिक बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। रहीम, मैं पहले भीतर घुसता हूँ, तुम मेरे पीछे आना, ठीक है? लेकिन सावधान रहना भैया। राम भीतर प्रविष्ट हुआ, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर वो कांप उठा था। आओ आओ बच्चे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हा 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 हा। डैडी! अगले ही पल राम किसी घायल सिंह के समान दहाड़ उठा। कमीनों, शैतान, तुरंत मेरे डैडी को खोल दो, वरना मैं तेरा जिस्म छलनी कर दूंगा। हा हा हा, जरूर जरूर बंगाली, कर दो आजाद इसके बाप को। हम किसी और से इन गुप्त फौजी अड्डों का राज मालूम कर लेंगे। ओके कॉमरेड। कहने के साथ ही बंगाली ने उस रस्सी का निशाना लिया जिससे कर्नल राघव लटके थे, और ढाए ढाए नहीं, गोलियां रस्सी से टकराई और रस्सी कट गई। कर्नल राघव जलती भट्टी में गिरने लगे। हा हा हा, उफ! परंतु इससे पहले कि कर्नल राघव धधकती भट्टी में गिरकर राख हो जाते, राम ने अपने स्थान से एक लंबी उछाल भरी और अपने डैडी को लिए भट्टी के दूसरी ओर फर्श पर जा गिरा। फायर भून डालो दोनों को, फायर भून डालो दोनों को। परंतु इससे पहले कि बंगाली कर्नल राघव और राम पर फायर कर पाता, रहीम साक्षात यमदूत के समान भीतर दाखिल हुआ। तर 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 तर, आई हाय! पलक झपकने के साथ ही तुंग और बंगाली की जीवन लीला समाप्त हो गई थी। भैया, अब देर ना करो, अंकल के हाथ पैर खोलो और निकल चलो यहाँ से। यदि और सैनिक यहाँ आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। वाह मेरे बहादुर बच्चे! शाबाश रहीम, बिल्कुल ठीक मौके पर आए हो। अभी लो! राम ने झटपट कर्नल राघव के बंधन खोल दिए। चलिए डैडी, अब यहाँ से निकल चलो, हमें जल्दी से जल्दी इस अड्डे से बाहर पहुँचना है। नहीं बेटे, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। मैं एक फौजी हूँ, दुश्मनों को समाप्त किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। दुश्मन और इस अड्डे की चिंता आप छोड़ दीजिए डैडी, इन सब का प्रबंध हम पहले ही कर चुके हैं। हाँ अंकल, हमने इनके पूरे अड्डों में शक्तिशाली टाइम बम फिट कर दिए हैं, जो अब से ठीक 20 मिनट बाद फटेंगे। ओह, यह बात है, तब चलो। फिर तीनों उस कमरे से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े जहां ऊपर जाने और नीचे आने की सीढ़ियां वाला गुप्त मार्ग था। मार्ग में उन्हें दुश्मनों ने रोकने की भरसक कोशिश की। वे रहे, मार डालो उन्हें। लेकिन उनकी गनों से निकलती गोलियां तर 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 आई हाय, और हाथों से छूटे दस्ते बम ने उन्हें लाशों के ढेर में बदल डाले। बड़ाम बड़ाम, उफ, हाय! उनका मार्ग साफ कर दिया और कुछ ही देर बाद वे गुप्त सीढ़ियों तक पहुंचने में सफल हो गए। जल्दी चढ़ो, बम फटने में अब केवल 10 मिनट शेष हैं। शीघ्र ही। वैसे उतरने का समय नहीं, मेरे विचार से हमें पानी में कूद जाना चाहिए। ठीक कहते हो बेटे, चलो कूद जाओ। और अगले ही पल पानी की सतह पर पहुंचने के बाद डैडी, आप और रहीम स्टीमर पर पहुंचे। मैं चट्टानों से जंजीर हटाता हूं। जल्दी, केवल 3 मिनट ही शेष रह गए हैं। इसके बाद यह पहाड़ ज्वालामुखी पर्वत के समान फट पड़ेगा। कर्नल राघव और रहीम स्टीमर पर पहुंच गए और राम जल्दी से स्टीमर में से बंधी जंजीरों को हर चट्टानों से अलग करने लगा। फिर जैसे ही राम चट्टान से जंजीर खोला, स्टीमर में पहुंचा, रहीम ने इंजन स्टार्ट कर दिया, उसे तीव्र गति से पहाड़ की विपरीत दिशा में दौड़ा दिया। सारी आप बीती सुनने के बाद राम बोला, परंतु अंकल, आप यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ अंकल, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जरूर चीफ मुखर्जी के डिपार्टमेंट से इनका कोई गहरा संबंध है, जिससे यह शैतान लड़के मुझसे भी छुपाए हुए हैं। परंतु हमने तो दुश्मनों के मुख से सुना था कि उसने कुछ उगलने से पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी। मुझे भीमा से ही दुश्मनों के इस अड्डे के बारे में मालूम हुआ था, परंतु हमने तो दुश्मनों के मुख से सुना था कि उसने कुछ उगलने से पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी। यह खबर हमने ही दुश्मनों के धोखे में डालने के लिए उड़ाई थी, ताकि वे निश्चिंत हो जाएं और हम उन्हें उनके अड्डों पर धर दबाएं। लेकिन तुम लोगों के कारण ऐसी नौबत ही नहीं आ पाई। वाह अंकल, आप तो वास्तव में हमसे भी ज़्यादा चालाक निकले। ओह, लेकिन सॉरी, रहीम ने कहा, और सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। और एक बार फिर अगले दिन के समाचार पत्र राम रहीम की प्रसन्नता से भरे पड़े थे।
आज की ताज़ा खबर, भारत के बेटे ने तिरंगे की लाज रख ली। भारत के बेटे ने दुश्मनों के एक भयानक अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया। पढ़िए आज की ताज़ा खबर। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर राम रहीम की किसी अगली कॉमिक्स में। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।